हेलो एवरीवन, हाय आई एम सोनम, आई एम योर बायो टीचर। आई होप मेरी वीडियोस आपको पसंद आए। एंड सेल के बाकी पार्ट्स तो कवर हो चुके हैं, बट कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं जो कि इस सेशन में इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी, और आगे एक और वीडियो आएगी उसमें भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से सेल आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो सेशन चल रहा है वो सेल का सेशन चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, 4 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? वो है आपका सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड है आपका राइबोसोम, थर्ड है आपका गोल्गी अपॉर्टस, फोर्थ है आपका लाइसोसोम्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपके डिस्प्ले पे ये जो डायग्राम शो हो रहा है, ये डायग्राम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बीच में आपका स्फेरिकल ऑर्गन न्यूक्लियस है, बट साइड में जो भी चीज़ है उसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्टार्टिंग करते हैं इसके डिफिनीशन से। ठीक है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स पता है आपको, तो वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। बट आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि यूकैरियोटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल्स उन सेल्स को कहते हैं जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भी नेटवर्क है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबसे पहला था कि न्यूक्लियर, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बाद आपका आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेन है उसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, हम अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ठीक है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स के क्या फंक्शंस होते हैं, ये इसके फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ये डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, क्योंकि आपका ईआर 2 टाइप का होता है। सबसे पहला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ क्यों कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं, ये भी पढ़ेंगे आराम से, डिटेल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये इसका फंक्शन क्या है, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये क्या बनाता है, इसका लोकेशन कहाँ है। ठीक है, तो इसका लोकेशन तो बहुत सिंपल है। इसका लोकेशन तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होगा, है ना। उसके बाद अभी आपके डिस्प्ले पे एक डायग्राम शो हो रहा है, वो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आप देख सकते हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। ठीक है, इसके माउथ पे एक मेम्ब्रेन का बाउंड्री है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका सरफेस पूरी तरह से स्मूथ है, इसके सरफेस पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, इसीलिए इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इतना पूरी तरह से क्लियर है, सबको समझ आ गया कि अब हम आगे बढ़े कि अभी और इस डायग्राम को क्लियर करें। चलो और अच्छे से क्लियर करते हैं। आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना है ना। ठीक है, इसके माउथ पे एक मेम्ब्रेन का बाउंड्री है ना। उसके बाद अब इसके सरफेस पे कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, इसका सरफेस क्या है, स्मूथ है। ठीक है, हम इसके डायग्राम, अब इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। It is made of tubers. It helps in manufacture of fat molecules. Steroid lipids, ribosomes are absent. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलके बना है, जो कि आपने डायग्राम देख चुका है। ठीक है, आप देख लियो कि डायग्राम में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ट्यूबर से मिलके बना हुआ है। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका ट्यूबर से मिलके बना हुआ है, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, वो आपका बनाता है फैट मॉलिक्यूल, स्टेरॉइड, लिपिड्स, इन सब चीज़ों को बनाता है। ठीक है, राइबोसोम्स इसके सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता, इसके सरफेस पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं थे। ठीक है, तो इसके सरफेस पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं थे, तो इसका मतलब ये अब इसके पास राइबोसोम्स कंटेन नहीं होता। अब ये दूसरा डायग्राम है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसमें देख सकते हो कि ये जो डायग्राम है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये कुछ और ही स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर को कहेंगे, जो भी कहेंगे वो हम डेफिनेशन में स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं कि इसके सरफेस पे कुछ टाइनी पार्टिकल्स अटैच्ड हैं।
इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। अब इसके पास भी मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब मेम्ब्रेन है, उसके साथ साथ इसके पास क्या है, इसके पास भी मेम्ब्रेन है, इसके पास भी वैसे ही है, बट थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर चेंज है, और स्ट्रक्चर के चेंज होने के साथ साथ क्या, इसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स भी है। इन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। अब हम राइबोसोम्स के डिफिनीशन पे चलते हैं। इट इज मेड ऑफ वैस्किल्स, हेल्प इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन एंड कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। वैस्किल से मिलके बना हुआ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस चीज से मिलके बना होता है, वैस्किल से मिलके बना होता है। ये क्या मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन क्या मतलब जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है, और इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होने से क्या होगा, राइबोसोम्स क्या करता है ये भी जानना जरूरी है कि बस राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है दैट्स इट, नहीं, राइबोसोम्स क्या करते हैं वो भी जानना जरूरी है ना। तो चलिए अब हम राइबोसोम्स को पढ़ते हैं कि राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये प्रेजेंट हो गया तो क्या हो गया, ये प्रेजेंट नहीं होता तब क्या होता है, ठीक है। तो राइबोसोम्स कुछ नहीं है, बस आपका एक प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला फाइबर है। राइबोसोम्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है, वो है प्रेजेंट कहाँ पे, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट है। इसके प्रेजेंस की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर रफ शो होता है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो वो भी, उसका भी सरफेस क्या होता, स्मूथ होता, तो उसको भी हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह है कि अगर राइबोसोम उस सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रोटीन मैन्युफैक्चर करने का कोई काम ही नहीं रहता, तो रफ एंडोप्लाज्मिक का कोई फंक्शन ही नहीं रहता, क्योंकि वो तो प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, और प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होगा तो मैन्युफैक्चर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही हुआ राइबोसोम्स का काम, और यही इसका फंक्शन है। बट राइबोसोम्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई, तो राइबोसोम्स को इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई क्योंकि राइबोसोम्स ही एक साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। हमारे लिए प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमें पता है, क्योंकि हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बट हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ बनता है, वो है राइबोसोम में बनता है। राइबोसोम्स ही वो साइट है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। अब सबसे पहले हम फंक्शंस ऑफ ईआर पढ़ लेते हैं जल्दी। ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इट प्रोवाइड्स स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, it helps in synthesis of fat, steroid, cholesterol, etc. It helps in detoxification of poisonous product. सबसे पहला काम है ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में। उसके बाद है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है, जो भी हमारा क्रोमोसोम्स के एक्टिविटीज़ होती है, डीएनए आरएनए का जो भी एक्टिविटी होता है उसके लिए स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, ईआर करता है। फैट, स्टेरॉयड, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का सिंथेसाइज कौन करता है, ईआर ही करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे बॉडी के लिए पॉइजन बहुत ही हार्मफुल होता है, तो अगर हमारे बॉडी में कोई भी पॉइजनस प्रोडक्ट आ गया तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन करता है, ईआर ही करता है। ओके, ऑल क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, कुछ प्रोटीन और लिपिड्स हमारे सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में मदद करता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन और लिपिड्स से हमारा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बनता है, उस प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के प्रोसेस में प्रोटीन और लिपिड्स का ही काम होता है। अब प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड्स। हमारे बॉडी में प्रोटीन की जो डिमांड है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारा बॉडी बिल्ड होता है, हमारा बॉडी हमेशा बिल्ड होता है, तो हमारे बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की डिमांड हमेशा रहती है। तो हमारे बॉडी, हमारे सेल में जितना भी, जब भी प्रोटीन का डिमांड होता है तो इसको कौन देखता है, इसको हमारा गोल्गी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही देखता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। अब आपके डिस्प्ले पे एक डायग्राम शो रहा है, ये है गोल्गी अपार्टस का।
ठीक है। गोल्गी अपार्टस आप देख सकते हो कि ये भी कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग है और इसके पास भी कुछ पार्टिकल्स हैं जो कि मतलब साइड में है, नीचे में है, ठीक है। और ये पूरी तरह से हॉलो है और एक दूसरे से पैरेलल भी है ना। तो अब हम गोल्गी अपार्टस के बारे में पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ से मिलके बना है, इसका फंक्शन क्या है। मेनली सबके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआर के फंक्शन, गोल्गी अपार्टस के फंक्शंस, लाइसोसोम्स के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इसका डिफिनेशन थोड़ा सा भी याद है तो ठीक है, बट आपको फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही जल्दी आपको याद करना पड़ेगा सब फंक्शन। अब चलते हैं हम गोल्गी अपार्टस के डेफिनेशन की तरफ। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स, मेम्ब्रेन्स एंड मेम्ब्रेन्स बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। अब ये क्या चीज़ से मिलके बना हो? ये ट्यूबल्स और वेसिकल्स दोनों से मिलके बना है। अरे ये तो बहुत ही ग्रीडी है, ये पूरी तरह से ट्यूबल्स और मिलके मतलब दोनों को ले लिया यार, है ना। तो ट्यूबल्स और वेसिकल्स दोनों के बाउंड्री मीन्स दोनों को बाउंड करके ये पैरेलल अरेंज कर दिया गया, और इसी पैरेलल अरेंजमेंट को हम सिस्टर्न्स कहते हैं, जो कि एक पूरी तरह से स्टैक मीन्स एक जगह एक बेस में कंटेन है। इस बेस कंटेन को, इस पैरेलल चीज़ को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्न्स कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? गोल्गी अपार्टस में पाया जाता है। ओके, यहाँ तक सब समझ आ गया। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर कर लिया, हमने राइबोसोम्स कवर कर लिया, अब हम गोल्गी अपार्टस भी कवर कर रहे हैं। अब गोल्गी अपार्टस का फंक्शन देखते हैं। लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज इन ईआर एंड पैक्ड एट अ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब जो भी सिंथेसाइज होता है ईआर के पास, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लिपिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, बट पैक कहाँ होता है? ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास पैक होता है। सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, बट पैक्ड होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास। ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेलिया। जो भी सेल के अंदर आने की कोशिश या बाहर जाने की कोशिश, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर, ये किसकी वजह से होता है? गोल्गी अपार्टस की वजह से होता है। ओके, उसके बाद है इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेलिया। ये मिडल लैमेलिया को फॉर्म करने में मदद करता है। मिडल लैमेलिया क्या हुआ? आपका जो सेल है, ठीक है, 2 सेल मान लीजिए, आपका 2 सेल है, उसके बीच में जो स्पेस है उसी को हम लैमेलिया कहते हैं। तो गोल्गी अपार्टस हमने ख़त्म कर दिया, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ख़त्म कर दिया, राइबोसोम्स ख़त्म कर दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके फंक्शन। ओके, तो इसके फंक्शंस को आप याद कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा। अब हम चलते हैं लाइसोसोम्स की तरफ। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहा जाता है। उसको सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि लाइसोसोम्स जो है वो एक तरीके से वेस्ट डिस्पोजल है। तो लाइसोसोम्स का जब भी पार्ट, कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो अपने ही पार्ट को डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, वो जब अपने ही पार्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए उसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाता है कि सुसाइड बैग किसको कहा जाता है। तो सुसाइड बैग आपका लाइसोसोम्स को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने ही पार्ट्स को, जब उसके पार्ट्स कभी भी ख़राब हो जाते हैं, कभी भी डैमेज हो जाते हैं, तो वो अपने पार्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है। अब लाइसोसोम्स के डिफिनेशन पे चलते हैं। दीज आर टाइनी ग्रैन्यूल्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम्स कुछ टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है। अब एंजाइम्स क्या हुआ है? हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उस सबको हम एंजाइम्स कहते हैं। हमारे बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कुछ स्लाइवरी एंजाइम्स होते हैं, ये सब चीज़ें एंजाइम्स होती हैं। ठीक है, जो भी केमिकल सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर होता है उसको हम एंजाइम्स कहते हैं। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो टाइनी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, और ये सब एक सिंगल मेम्ब्रेन में बाउंड होता है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन में पैक होता है। ठीक है, पूरी तरीके से कवर होता है। अब हम functions of lysosomes पढ़ते हैं। The main function is digestion. They are kind of waste disposal, help in digested foreign and cell material. सबसे पहला काम है इसका डाइजेशन का काम है। ठीक है, थोड़ा भूखा टाइप है, इसको कोई और चीज़ पता नहीं, इसलिए डाइजेस्ट ही करता है। दूसरी बात है कि वेस्ट डिस्पोजल होता है, ये जितने भी वेस्ट हो है उसको डिस्पोज कर देता है।
तीसरा काम है कि ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन एंड सेल मटेरियल्स को, जो भी बाहरी पार्ट्स होता है, जो कि भी बाहर से जो भी जितने भी बाहर के पार्ट्स होते हैं या फिर सेल मटेरियल्स ही क्यों ना हो, जो भी हो उन सबको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके, सब क्लियर हो गया। हमने लाइसोसोम्स के फंक्शन पढ़ लिए, गोल्गी अपैरेटस के फंक्शंस पढ़ लिए, ईआर के फंक्शंस पढ़ लिए। मैं आपको ये तीसरी बार है ना, मैं आपको तीसरी बार बता रही हूँ कि फंक्शंस पढ़ लीजिएगा। फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको डेफिनेशन याद रहे या ना रहे, बट फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। सेल के बाकी पार्ट्स में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो अगर कोई कमेंट होगा, मीन्स कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।